गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जल्दी से जुड़िए, जल्दी से कनेक्ट कीजिए और शेयर कीजिए इस क्लास को सभी दोस्तों के साथ, ताकि सभी लोग जल्दी से जुड़ पाए। तो स्टार्ट करते हैं हम जेनेटिक्स के साथ। हमने ऑलरेडी देखा था जेनेटिक्स की डिस्कवरी कैसे हुई, किसने खोजा, ये सब हम ऑलरेडी देख चुके थे। हम बात करते हैं आज एक और रूल की, विच इज कॉल्ड एज चारगफ रूल। चारगफ ने क्या बोला? चारगफ दो रूल देता है, बोलता है a प्लस टी प्लस जी प्लस सी जो होता है वो इक्वल होता है, वो किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है किसी भी कांस्टेंट नंबर के। कांस्टेंट नंबर 10 की पावर में कुछ भी हो सकता है, पर सिर्फ 10 की पावर में। ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं कि 10 की पावर n में ये कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन हमारे पास अगर आता है कि भाई a 27% है तो हमको बाकी सब बताना है। तो बच्चा अगर हमारे पास a 27% है तो यानी कि t भी हमारे पास क्या हुआ? 27% हुआ। अगर a हमारे पास 27% है यानी कि t भी 27% हुआ। और ये बोलता है कि भैया पूरे डीएनए में इन चारों का सम कांस्टेंट के बराबर आता है, यानी कि a प्लस टी प्लस जी प्लस सी इज इक्वल्स टू 100 ले लेते हैं हम। a 27 हो गया तो t भी 27 हो गया। g को आप x मान लो तो c भी x हो जाएगा। आप इसमें से पूरी x की वैल्यू निकाल दो, आपको पता लग जाएगा g कितना है और c कितना है। ठीक है, इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन हमको पता है कि a प्लस जी इज इक्वल्स टू टी प्लस सी होता है, यानी कि मैं इसको ले आऊंगी a प्लस जी टी प्लस सी को, इसको नीचे ले आऊंगी तो 1 के इक्वल हो जाएगा, ये हमें पता है। तो कई बारी क्या लिखा हुआ आता है, कई बारी हमारे पास में लिखा हुआ आता है कि भैया a की वैल्यू है फॉर एग्जाम्पल 40% और g है हमारे पास 20%। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द, या वो सिंपल बोल दे भाई, वो सिंपल भी इस तरीके से भी बोल सकता है कि भाई मेरे पास में a प्लस जी की जो वैल्यू है वो है 70%, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t प्लस सी। उस केस में आपने क्या करना है? उस केस के अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है, उस केस में आपको आराम से सेम आंसर लिख देना है, क्योंकि हमको पता है ये दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। हमको पता है दोनों क्या है भाई? सेम है। ठीक है जी, यहां कोई दिक्कत? चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। ये हमारे को चारगफ ने दिया था। ठीक है, ये अलग से रूल्स हैं, ये ऑल दो एग्जाम्स में नहीं आएंगे, बस आपको चारगफ का नाम जरूर पता होना चाहिए। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि भैया डीएनए के रिसर्च में किस किस का, मतलब कौन कौन सा साइंटिस्ट ने इसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट शो करी है। तो उसमें चारगफ भी ऑप्शन में था, तो बहुत से बच्चे चारगफ मार्क कर गए कि भैया चारगफ ने अपनी इन्वॉल्वमेंट मार्क नहीं करी है, पर बच्चा ऐसा नहीं था। चारगफ इज द साइंटिस्ट जिन्होंने अपनी इन्वॉल्वमेंट मार्क करी थी डीएनए में। ठीक है, चार्ल्स मतलब ये आपके कौन होते हैं, मेंडल के साथ साथ इन्होंने भी अपने आप को मतलब डीएनए के लिए थोड़ा सा इन्वॉल्व किया था। ठीक है जी, आगे चलूं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, डीएनए और आरएनए क्या होता है। डीएनए और आरएनए में अंतर क्या होता है? एक चीज देखिएगा, डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, आरएनए सिंगल हेलिकल है। डीएनए कुछ कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, आरएनए आपको कुछ कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, यानी कि आप सोचो एक मैरिड कपल है और एक अनमैरिड बंदा है। जो मैरिड कपल होगा उसको शादी करनी होगी दोबारा, क्यों नहीं? वो एक से ही बहुत परेशान हो गया होगा, उसको दूसरी कैसे करनी होगी शादी, वो नहीं करेगा भाई। बट जो सिंगल है उसको बहुत चाव होंगे कि भाई शादी होगी, ऐसी होगी वैसी होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो सिंगल होता है ना वो रिएक्टिव होता है, तुरंत से रिएक्ट करता है। और जो ऑलरेडी स्टेबल स्टेट में होगा, जो ऑलरेडी अच्छी खासी नौकरी, अच्छा फॉर एग्जाम्पल चलो शादी का छोड़ते हैं, नौकरी की बात करते हैं। हम एक जॉब में हैं जो बहुत अच्छी स्टेबल जॉब हमें दे रहा है। ठीक है, मैं एक अच्छी सी नौकरी कर रही हूँ यार, अच्छा खासा मैं अर्न कर रही हूँ, 2-3 लाख रुपए महीना मैं कमा रही हूँ, और अचानक से मेरे पास एक जॉब वैकेंसी आई जिसमें वो बोलता है 2-2.5 लाख रुपए आपको मिल जाएगा। मैं ऑलरेडी चलो उसके बराबर भी कमा रही हूँ या 10,000 20,000 कम भी कमा रही हूँ, तो मैं कभी वहाँ स्विच नहीं करूँगी। स्विच क्यों नहीं करूँगी? क्योंकि मेरा एक स्टेबल कमिटमेंट है मेरी कंपनी के साथ में। ठीक है, क्यों? क्योंकि यार जो चीज़ें वो मुझे मतलब जो हेल्प वो मेरी कंपनी मुझे दे रही है सैलरी को पार्ट को छोड़कर, वो शायद नई जगह पे मुझे नहीं मिलेगा। तो हम लोग क्या, हम लोग डबल है, हम कमिटेड हैं किसके साथ? अपनी कंपनी के साथ। तो हम तुरंत नहीं भागेंगे, वी आर स्टेबल है। ठीक इसी तरीके से आरएनए जो होता है बेटा वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है।
सिंगल स्ट्रैंडेड होता है तो रिएक्टिव होता है, तुरंत रिएक्ट करता है, जैसी जॉब आएगी भागता हुआ जाएगा, जिसके पास नौकरी नहीं है वो तो यही करेगा ना। डीएनए अनरिएक्टिव होता है, मतलब इसको रिएक्टिव करने के लिए हमको इसको डबल स्ट्रैंड को अलग करना पड़ता है, ठीक है, वैसे अनरिएक्टिव है। डीएनए स्टेबल होता है, आरएनए अनस्टेबल होता है। ए के साथ टी जुड़ता है, यहाँ पर टी नहीं होता, यहाँ पे टी के साथ यू जुड़ता है, जी सी होता है, जी सी होता है। इसके पास में जो शुगर होती है पेंटोज शुगर, वो डीऑक्सी होती है, इसमें राइबोस शुगर होती है, बस ये डिफरेंस होता है डीएनए आरएनए में। क्योंकि बच्चा जो आरएनए होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है, इसीलिए आरएनए से बनने वाला जो वायरस होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है हमारी बॉडीज के अंदर। आरएनए से बनने वाला वायरस कभी भी हमारी बॉडी में जल्दी रिएक्ट कर देता है, मतलब उसको ट्रीट करना, उसको ठीक करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। जैसे कोविड था, आरएनए कंटेनिंग वायरस था, कौन सा? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए था। एचआईवी है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, दोनों ही बहुत मुश्किल है यार हमारे लिए। क्यों भाई? आरएनए इतना रिएक्टिव है, अगर हम अब ये बोल दें ना कि इस शेप का एक वायरस है, मार दो दवाई को बोल के भेज दे, वायरस अपनी शेप चेंज कर लेगा तुरंत। इसके पास कोई अपना सेल तो है नहीं, अपना कोई घर बार तो है नहीं भाई। आप सोचो जिसके पास अपना घर है, जो अपने घर में बहुत सारे मतलब एसी, सोफा, फ्रिज सब लगा के बैठा है, उसको बोलो कि घर शिफ्ट करना उसके लिए मुश्किल है। जिस बंदे के पास एक पोटली है उसको बोलो भाई आज आज यहाँ नहीं, आज यहाँ चला, चलो। तो इसी तरीके से ये जो वायरस होता है ना, इसके पास अपना कुछ भी नहीं, अपना सेल स्ट्रक्चर नहीं है इसके पास। इसको डिवाइड करना है तो इसे हम पर डिपेंड होना है, हमारे सेल के ऊपर डिवाइड करेगा। तो इसको क्या फर्क पड़ता है, तुरंत से शेप चेंज कर लेता है, ये बहुत जल्दी से ही अपने आप को बदल लेता है, ठीक है। तो इसी वजह से, क्योंकि इसके अंदर डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी बोलूँ बहुत ज़्यादा होती है, इसी वजह से ये क्या करता है, इसी कारणवश इसके अंदर ये एक प्रॉब्लम है कि भैया अगर वायरस आरएनए कंटेनिंग होगा तो मुश्किल होगी उसके लिए वैक्सीन बनाना। दैट्स वाई कोविड के लिए वैक्सीन बनाना मुश्किल होगा। बेसिकली 3 रीजन थे। पहला वो मैंने कल आपको बताया था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वाला। दूसरा, जो इसकी कैप्सूल, जो इसकी मेडिसिन होती है वो वर्क क्यों नहीं कर पाती, बिकॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बहुत सारी डाइवर्स फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से कोई वैक्सीन इस पर काम नहीं कर सकती। तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि भैया इसके पास में प्रोटीन का कोट होता है बाहर, और प्रोटीन को तोड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए इसके पास प्रोटीन का कोट रहता है, तो इसीलिए हम इसको तोड़ नहीं पाते, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट बात करें, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी। जेनेटिक्स की जो एप्लीकेशंस होती हैं, उन एप्लीकेशन में से एक सबसे बड़ी एप्लीकेशन होती है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी मैंने आपको बोला था ना, जिस भी वर्ड का मतलब ना आए उसको तोड़ दो। बायो मतलब जीव, यानी कि जैविक, बायोटेक्नोलॉजी यानी कि बायो मतलब जैविक, यानी कि ये जीव की बात कर रहा है। टेक्नोलॉजी मतलब टेक्निक्स, यहां पर इसको क्या लेकर आना है, टेक्निक को लेकर आना है। जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अपनी टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे, जब हम अपनी टेक्निक्स का इस्तेमाल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में करेंगे तो उसे बायोटेक्नोलॉजी कह देते हैं, ठीक है। तो अगर हम पूछे कि भैया बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, तो बेटा बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी ब्रांच होती है साइंस की जो डील करती है डीएनए मॉडिफिकेशंस या जीन मॉडिफिकेशंस में। कोई भी टेक्निक का इस्तेमाल करके अगर वो जीन या डीएनए के अंदर मॉडिफिकेशन कर देगी तो उसे हम क्या बोल देंगे, बायोटेक्नोलॉजी बोल देंगे, ठीक है जी। यहाँ कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब बायोटेक्नोलॉजी तो हमको समझ में आ गया कि क्या होती है, पर बायोटेक्नोलॉजी में हम करते क्यों हैं। बायोटेक्नोलॉजी करने का रीजन सिर्फ एक ही होती है, बेनिफिट टू ह्यूमन बीइंग। भाई ह्यूमन जो है ना, इंसान जो है ना, सबसे ज्यादा मतलबी है। अगर मुझे आज घर बनाना है तो मैं ये नहीं सोचूंगी कि भैया जब मैं घर बना रही हूँ तो मेरे आसपास कितने पेड़ मर रहे हैं, कभी नहीं सोचते हम, और कोई भी नहीं सोचता। मतलब एनवायरनमेंट को कितना लॉस हो रहा है ये हमें पता ही नहीं लग पाता है, हमें पता ही नहीं चलता है कि एनवायरनमेंट कितना ज़्यादा लॉस में आ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, क्योंकि हमको इस चीज़ के बारे में मालूम ही नहीं है, पता ही नहीं लग पाता है, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़े से चेंजेस करते हैं एनवायरनमेंट में, जिसके कारण एनवायरनमेंट पलट के चेंज करता है। सुनामी, ठीक है, फ्लड्स, बिल्कुल एबनॉर्मल तरीके से स्नोफॉल होना या बारिश पड़ जाना, क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ अस। तो हम लोग जो भी काम करेंगे ना बच्चा, जो भी काम करेंगे दैट इज ऑलवेज बेनिफिट्स टू ह्यूमन।
कभी भी हम काम नहीं करेंगे दैट इज ऑलवेज बेनिफिट्स टू एनवायरमेंट। ह्यूमन का नुकसान करके एनवायरमेंट को फायदा हो रहा है, कभी नहीं करेंगे। हम एनवायरमेंट को उसी शर्त पे बचाएंगे जब ह्यूमन बच रहा है, ठीक है। मैं इसको गिराकर इसको कभी कोई नहीं बचाएगा इसको, ठीक है। एनवायरमेंट जा रहा है तो कोई बात नहीं, पृथ्वी खत्म होगी तो मार्स पे चले जाएंगे। अभी तो एक नया नया गैलेक्सी हमको मिला है, मतलब देखा है साइंटिस्ट ने कि भैया कोई और गैलेक्सी तो हो सकता है हम लोग किसी और गैलेक्सी में कूद के अर्थ पे चले जाए, है ना। तो वी रियली डोंट नो अबाउट एवरीथिंग, बट हाँ दिस इज पॉसिबल, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। सबसे पहली चीज क्या हुआ, जब हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी को शुरू किया तो पौधों से शुरू किया। क्या था, एक बार मतलब टमाटर ना इतनी जल्दी गल जाता है, इतनी जल्दी गल जाता है कि हम लोग, अब आप सोचो कि हर जगह तो कल्टीवेशन नहीं किया जा सकता टमाटर का, बिकॉज ऑफ सॉइल, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट, हम नहीं कर सकते। तो अब यहाँ से बनाकर उसको किसी जगह पे भेजना पड़ेगा, यहाँ बनाएंगे और उसको किसी और जगह पे, कहीं और पे उसको क्या करना पड़ेगा, बेच कर आना पड़ेगा। अब आप सोचो कि हम 2 दिन लगा रहे हैं जाने में कहीं पर, तो 2 दिन में तो ये खराब हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि भैया खराब हो रहा है। तो इन्होंने बोला चलो एक ऐसा काम करते हैं, एक ऐसी चीज करते हैं कि हम ना आलू जो कि गलता नहीं है उसके साथ इसे मिला देते हैं। इन्होंने क्या किया, पोटैटो के साथ में टोमेटो को क्रॉस करा दिया। ये तो बच्चा सैलड फ्रूट में अलग अलग हो गया। अगर आप टोमेटो सर्च करोगे ना तो आप देखोगे इस तरीके का होता है, इसके अंदर बीज हैं टमाटो वाले और बाहर से जो कवरिंग है उसकी पूरी आलू की है। आपको पता ही नहीं लगेगा ये आलू है या ये टमाटर है। बाहर से ऐसा दिखाई देता है और अंदर से कैसा दिखता है, अंदर से कैसा दिखाई देता है, इस तरीके का टमाटर की तरह पूरा। ऐसा ये दिखाई देता है, ठीक है, अगर इसे काटोगे तो जब आप इसको देखोगे दिस इज पोमैटो, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये पोमैटो है। अब इसमें कोई प्रॉब्लम आई, जब भी हम नेचर के अगेंस्ट जाके कुछ भी करेंगे ना तो नेचर रिटेलिएट करता है, उल्टा हम लोगों को अफेक्ट देगा। एवरी एक्शन इज इक्वल्स टू इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। भाई ये तो हमें न्यूटन भाई साहब ने भी बताया था, न्यूटन जी ने भी बताया था कि भैया ना हर का रिएक्शन जरूर मिलेगा ऑपोजिट में। तो भैया हमारे को भी एनवायरमेंट रिटेलिएट करके देता है। एनवायरमेंट क्या बोलता है, कर लिया अपनी मर्जी, अब मेरी मर्जी सुनो। तो ये क्या करते हैं, ये मतलब एनवायरमेंट ने क्या किया, एक ऐसी स्पीशीज बनी जिसका टेस्ट बहुत खराब था। अब इसे आलू की जगह सब्जी बनाएं या टमाटर की जगह तड़के में यूज करें, पता ही नहीं, एंड टेस्ट इज नॉट एट ऑल वेरी गुड। आप सोचो अगर टमाटर मिल रहा है 20 रुपये किलो, आलू मिल रहा है 20 रुपीज़ केजीज, तो हम लोग को अगर टोमेटो बनाना है तो कम से कम 50 हो जाएगा, 10 रुपीज़ केजीज। तो साइंटिस्ट या जो किसान इस तरीके के महंगे सीड्स ला रहे होंगे वो भी रखेंगे, हाँ या ना। तो कॉस्ट एफिशिएंट भी हो गया। हम चलो ठीक है, हम चीज़ खरीद लेंगे, महंगी खरीद लेंगे पर अच्छी तो खरीदेंगे। हम कम से कम ऐसी चीज़ तो लेंगे जो थोड़ी सी अच्छी होती है। हम ऐसी चीज़ क्यों लेंगे जो अच्छी ही नहीं होती है। तो उसने बोला हाँ भाई बात तो आप ठीक कर रहे हो कि हमको कोई ना कोई ऐसी चीज़ तो लेनी पड़ेगी जो कि थोड़ी सी अच्छी हो। ठीक है भाई, समझ में आई बात। उन्होंने बोला ठीक है यार, ये बात तो समझ में आ रही है कि हम इस तरीके की चीज़ तो नहीं ही ले पाएंगे। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, टोमेटो को बैन कर दिया। आज की डेट में टोमेटो हमारे पास नहीं है, आज की डेट में हमें टोमेटो मार्केट्स में नहीं मिलता। पर यार प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं आ गई, बिल्कुल वहीं है। पर एटलीस्ट हम लोगों ने फर्स्ट हाइब्रिड तो बना दिया। ये फर्स्ट हाइब्रिड प्लांट है, नहीं हाइब्रिड नहीं है, फर्स्ट ट्रांसजेनिक है। फर्स्ट ट्रांसजेनिक मतलब पहला अंतः प्रजातीय पौधा, ये पहला बना दिया। प्रॉब्लम तो फिर वहीं की वहीं थी, तो इन्होंने बोला चलो यार कुछ और ढूंढते हैं।
चलो कुछ और करते हैं। तो इन्होंने सोचा हाइब्रिड के बारे में। इन्होंने सोचा कि भाई ये तो हो गया, चलो अब हाइब्रिड बनाते हैं। व्हाट इज हाइब्रिड? हाइब्रिड मतलब हाई ब्रीड कर देना, उसकी ब्रीड को बढ़ा देना। इसमें उन्होंने क्या किया, एक टोमेटो लिया जो देसी था, एक टमाटर उन्होंने लिया जो एक ऐसा था जो कि बहुत समय तक खराब नहीं होता था, एक ऐसा टमाटर लिया जो बहुत जल्दी खराब नहीं होता था, और एक ऐसा टमाटर लिया जो बहुत जल्दी गल जाता था। अब क्या क्या हुआ, दोनों में क्या डिफरेंस आया भैया? अब उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, तुम्हारी बात मैं मान लेता हूँ कि ठीक है, तुमको हाई क्वालिटी ब्रीड चाहिए, एक ऐसा पौधा चाहिए जो कि गलता नहीं है, तो हमारे पास एक ऐसा पौधा है जो गलता नहीं है। इन दोनों को क्रॉस करा दिया, पर प्रजाति स्पीशीज एक ही है, स्पीशीज नहीं बदला। ट्रांसजेनिक में हमने स्पीशीज बदल दिया, ठीक है। इसमें हमने सिर्फ जाति बदली, मतलब हमने उसकी ब्रीड बदली है, दैट्स इट। हमने उसका कास्ट चेंज किया, हमने उसकी बिल्कुल स्पीशीज को बदला नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं किया डॉग और कैमल को मिला दिया, नहीं, हम लोगों ने 2 डॉग्स ही लिए, ठीक। जब इन्होंने इसको क्रॉस कराया तो हमारे पास एक ऐसा टोमेटो आया जिसका नाम था फ्लेवर सेवर टोमेटो। हमारे पास एक ऐसा आया जिसका नाम था फ्लेवर सेवर टोमेटो, ठीक है। फ्लेवर सेवर टोमेटो अब क्या करता था? फ्लेवर सेवर टोमेटो एक ऐसा टमाटर था जो गलता नहीं था और टेस्ट में भी बिल्कुल टमाटर की तरह। अब इसको मार्केट में लॉन्च किया गया, ये आज भी मिलता है बच्चा। आपने देखा होगा बड़े बड़े आउटलेट्स में एक ऑरेंज कलर की चिट लग करके ये टमाटोज सेल आउट होते हैं। आई एम सो सॉरी। इस तरीके के जो टमाटर होते हैं वो कभी भी गलते नहीं हैं, इसीलिए जब आप इनको खरीदने के लिए जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये वाले जो टमाटोज होते हैं ना, ये आप लोग हमेशा लाल ही खरीदते हो क्योंकि ये गलते नहीं हैं, ठीक है, हमेशा लाल। और लाल खरीदने के बाद क्या होता है? लाल खरीदने के बाद सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि भैया ये गलेंगे नहीं, आप इसको 15 दिन 20 दिन यूज़ करो। एक आता है देसी टमाटर। ऑब्वियसली न्यूट्रिशनल वैल्यू की अगर मैं बात करूँ, कंटेंट की अगर मैं बात करूँ, तो डेफिनेटली वो देसी टमाटर में ज़्यादा होता है, ठीक है। चलो बट इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए आगे नेक्स्ट बात करते हैं। नाउ व्हाट इज लाइगर? लाइगर क्या है? जिस तरीके से हमने पोमैटो बनाया था उसी तरीके से बेटा लाइगर भी बनाया। अगर ये बैठा है ना तो ये 7.2 फीट जितना लंबा है, सोचो कितना बड़ा बना। और इन जानवरों की तो सबसे बड़ी मतलब इनको डिस्टिंग्विश ही किया जा सकता है कि कार्निवोर्स हैं। हम इनको डिस्टिंग्विश कैसे कर पाते हैं कि भैया ये कार्निवोर्स एनिमल है, इनके दांत तेज होते हैं, ये जल्दी से पकड़ लेते हैं अपने शिकार को, और ये कार्निवोर्स होते हैं, है ना। इसी बेसिस पे इनको अलग किया जाता है, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि ठीक है भाई, अगर इस बेसिस पे आप अलग कर रहे हो तो हमने जो बनाया ये तो कार्निवोर्स रहे नहीं, तो क्या हम इसे अलग कैटेगरी में डालेंगे? तो साइंटिस्ट ने बोला भाई हम इसे कैटेगराइज ही नहीं करेंगे, अभी पहले पढ़ो इसके बारे में कि तुमने क्या बना दिया है, तब जाकर के हम इसको कैरेक्टराइज करेंगे, अभी नहीं करेंगे। हम क्यों करें अभी? पता नहीं बाद में ये क्या निकल आए, और हो सकता है सर्वाइव भी ना करे, तो ठीक है, अभी स्टिल रिसर्च इज गोइंग ऑन अभी इसके ऊपर, और लोगों ने इसको पेट रखा हुआ है। जहाँ पर ये रिसर्च हुआ है वहाँ पर इसको पेट की फॉर्म में रखा गया है, ठीक, मतलब लोग इसको पाल रहे हैं अभी घर पे। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। लाइगर क्या हुआ बेटा? ये क्या करते हैं जब हाइब्रिड बनाते हैं ना, तो ये 2 शब्दों से मिला करके बनाते हैं, नाम से पता लग रहा है, लायन एंड टाइगर। अब आप इसकी स्किन देखो, इसके पास में ये पैर देख रहे हो, निशान दिखाई दे रहे हैं इधर, ये देखो देखो ये देखो, टाइगर के होते हैं ऐसे, और ये बाल दिख रहे हैं काव्स, ये लायन के होते हैं। इसके पास दोनों आ गए। ये बोलता है भाई मेरे पास काव भी है, मैं लायन भी हूँ और मैं टाइगर भी हूँ। गॉट इट? समझ में आया कहने का मतलब क्या था? चलिए, तो इस तरीके की स्पीशीज को
बनाया। इस तरीके से बहुत काम किया है, पता है। ये तो सिर्फ एक हो गया, अभी टियोन भी बनाया है, टाइगर और लायन, जेब्रा और जिराफ को भी मिला करके बनाया है। अभी मंकीज को भी बनाया है। मंकीज को किसके साथ मिलाया था? मंकीज को गोट्स के साथ मिलाया था, ह्यूमंस को मंकीज के साथ मिलाया था, ह्यूमंस को डॉग्स के साथ मिलाया था, बट वो सरवाइव नहीं करे, वायबल नहीं है, मर गए। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे क्रॉस बनाए गए हैं। चलिए, फिलहाल जो सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं ना, दैट इज म्यूल। म्यूल भी ऐसे नहीं बना था, म्यूल भी बनने का एक बहुत वो था। सबसे पहले क्या किया, जो एक वो था ना, मतलब एक पहाड़ी इलाके पे बहुत बड़ा एक इशू आता था कि भैया हम लोग किस तरीके से सामान को पहुंचाएं। गधे को अगर आप सामान दे दोगे ना तो दे के भूल जाओ, वो ऊपर नहीं पहुंचाएगा, और अगर आप घोड़े को दे दोगे तो इतना सामान पकड़ेगा नहीं। तो भाई अब ऊपर भी ले जाना है, सामान भी ज्यादा ले जाना है, तो क्या किया इन्होंने, बोला कि चलो हमको क्या चाहिए, हॉर्स के जैसा तेज भागने वाला और डंकी के जैसा सामान ले जाने वाला। इन्होंने ये उठाया, बनाया, इससे बन गया हिनी। दोनों ही उल्टे करेक्टर, ना तेजी से जा पा रहा है ना ज्यादा सामान लेके जा पा रहा है, दोनों में ही प्रॉब्लम आने लग गई। ठीक है, फिर उन्होंने बोला चलो एक काम करता हूँ, इसको उल्टा करता हूँ, यानी कि डंकी और हॉर्स। इसमें फर्क क्या है? इसमें फर्क यह है बेटा, जो भी पहला लिया जाएगा, जो भी पहला लिया जाएगा वो हमेशा मेल होगा, और जो दूसरा होगा वो हमेशा फीमेल होगा। ये क्या होगा, हमेशा मेल होगा, और ये क्या होगा, हमेशा फीमेल होगी। तो जब इन दोनों को मिलाया तो इन दोनों को मिला करके क्या बन गया, खच्चर बन गया, यानी कि म्यूल फॉर्म हो गया। इसको हम खच्चर बोलते हैं। ये बहुत सारा सामान भी लेकर के जाता है और तेजी से भी जाता है। ठीक, तो इस तरीके की चीजें आज ये हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज होते हैं, म्यूल्स। तो ये हमारे पास में बहुत ज्यादा अभी चल रहे हैं, मतलब इस तरीके की बहुत चीजें बनाई हैं, बहुत। ठीक है, अब फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कौन है? अर्की है। फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी किसको बोला जाता है? कार्ल अर्की को बोला जाता है। अर्की एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले बारी इसके बारे में बात की कि हो सकता है भाई एक बंदी को प्रॉब्लम आ रही है, तो क्यों हम उसके डीएनए को बदल नहीं सकते, क्यों हम उसके डीएनए को चेंज नहीं कर सकते कि भैया हम इसके डीएनए को चेंज करके किसी और बॉडी में डाल दें, और उस बॉडी में डालने के बाद हम उसकी प्रॉब्लम को ठीक कर दें। कर सकते हैं ना, पॉसिबल है ना। ये सब किसने बताया? ये सब बताया हमें कार्ल अर्की ने। तो कार्ल अर्की कौन थे? कार्ल अर्की इज कॉल्ड एज फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, ये जनक कहलाते हैं बायोटेक्नोलॉजी के। ठीक, आगे चलें, नेक्स्ट बात करें। अब इन सब को करने के लिए, जब हमको ये सारा प्रोसीजर्स करना है, तो इन सबको करने के लिए हमें कोई ना कोई चीजें तो चाहिए भाई। अब मेरा डीएनए है, मेरे डीएनए में इस जगह पे प्रॉब्लम आ रही है, मेरा डीएनए है इस जगह पे प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं चाहती हूं मैं इस जगह को काट के रिप्लेस कर दूं दूसरे के डीएनए से, या मैं इसको ठीक करके अपने ही डीएनए को ठीक करके ऑल्टर करके दोबारा लगा दूं। तो जब मैं इसके साथ में ऑल्टरेशन करूंगी तो मुझे इसे काटना पड़ेगा। अब अगर मुझे इसे काटना पड़ेगा तो काटूंगी किससे? ऑब्वियसली सिजर से। पर वो आपके घर वाली सिजर से नहीं कटेगा जिससे आप पेपर और कपड़े काट लेते हैं। ये किससे कटेगा? ये कटेगा मॉलिक्यूलर सिजर से। तो मॉलिक्यूलर सिजर हमारे पास दो होती हैं, रिस्ट्रिक्शन, या तो आपके पास एंडो एक्सो लिखा होगा या आपके पास सीधा लिखा होगा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो अगर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में लिखा होगा तो आप उसे मार्क कर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं एंडो और एक्सो न्यूक्लियस की। नाम से पता लग रहा है, एंडो का मतलब अंदर, इनसाइड, एक्सो का मतलब एग्जिट, बाहर। डीएनए है, इस डीएनए के मुझे बीच में कट लगाना है, एंडो न्यूक्लियस। डीएनए है, इसके मुझे बाउंड्री पे कट लगाना है, एक्सोन्यूक्लियस। ठीक है, तो जिस तरीके से जहां पर कट लगाना होगा उसके अकॉर्डिंग वो वाली सीजर का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। हमेशा हम एक ही सीजर का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं कि भाई मैंने एक डीएनए के लिए बना ली तो हर बारी हर डीएनए पे चलेगी, ऐसा भी नहीं होता है। यूजुअली हमको हमेशा नई सीजर का ही इस्तेमाल करना पड़ता है, तो हमें हमेशा नई सीजर को डिजाइन करना पड़ता है कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है और कहाँ कट लगाना है उसका ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जब कट करती है ना, ये कट वहां करेगी जहां इसको स्पेसिफिक सीक्वेंस मिलेगी। जैसे नमन,
मलयालम, आप इसे यहां से पढ़ो चाहे आप इसे यहां से पढ़ो, एक बराबर है। इसे बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, ठीक है। मतलब आप उल्टा सीधा पढ़ोगे सेम होगा। तो जहां पर इसको ऐसी सीक्वेंस मिलेगी ना एंडोन्यूक्लियस को, ये वहां कट करेगा, एक्सोन्यूक्लियस कहीं भी कट कर लेता है, इसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की नीड नहीं होती। तो अगर हमको पता है कि भैया हमको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे कट करना है तो हम एंडोन्यूक्लियस बनाएंगे। अगर हमें पता है हमें कहीं भी यूं ही कट लगवाना है तो एक्सोन्यूक्लियस का इस्तेमाल करेंगे। तो वही हमको डिजाइन करना पड़ता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी सीजर को बना लेते हैं। ठीक, समझ में आई यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा होता है मॉलिक्यूलर ग्लू। मॉलिक्यूलर ग्लू क्या होता है बच्चा, अगर डीएनए में थोड़ा सा भी चेंज आया तो इस तरीके से उसको जोड़ देगा, ठीक है। अब ये भी नॉर्मल ग्लू नहीं है जो आप लोग घर में फेविकॉल, फेविक्विक, नॉर्मल ग्लू का इस्तेमाल कर देते हो, ये वो ग्लू नहीं है। तो ये कौन सी ग्लू है बच्चा, ये वो ग्लू है जो कि हमारे ही मॉलिक्यूल से बनती है। तो इसके अंदर जो इस्तेमाल की जाती है बच्चा उसका नाम होता है लाइगेज। Ligase is called as molecular glue. Ligase is called as molecular glue. Ligase क्या कहलाता है, molecular glue कहलाता है, ठीक। Ligase एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि दो चीज़ों को चिपकाने के काम में आता है। और सिर्फ यहाँ नहीं, कभी भी कोई भी रीज़न से सेल का डिस्टॉर्टमेंट हो गया, आरएनए टूट गया, डीएनए में ब्रेकडाउन हो गया, कोई भी इस तरीके की चीज हुई तो मॉलिक्यूलर ग्लू का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करता है, दोनों एंड्स को चिपका देता है, ठीक है। आगे चलें। बायोटेक्नोलॉजी का बेसिकली किस तरीके का प्रोसेस होता है इसको यही समझना। देखो हमारे पास डीएनए था, जैसे एक बहुत छोटा सा बताती हूँ, मुझे इंसुलिन बनाना है, या इंसुलिन छोड़ो, मुझे हेयर की कोई दवाई बनानी है, वो डीएनए से बनती है। मुझे पता है कि अगर मेरा जो डीएनए है ना AACTC, अगर ये वाला डीएनए लगाऊंगी ना तो ये एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन देगा, फॉर एग्जांपल प्रोटीन 1 दे देगा, और ये प्रोटीन 1 हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो मुझे एक ऐसा प्रोटीन चाहिए जो मेरी स्किन को ग्लो कर दे, विच हेल्प मी टू ग्लो माई स्किन। क्या करें उस केस में, क्या होगा वहाँ, इस तरीके का प्रोटीन हमको मिल जाएगा, ठीक है। अब इस प्रोटीन को हम क्या करेंगे, डीएनए में डाल देंगे, ये अपने आप डिवाइड होता जाएगा। कहने का मतलब हमारा डीएनए है जो स्किन का ग्लो दे रहा था, ये वाला डीएनए, इसको हमने सिजर से, मॉलिक्यूलर सिजर से कट कर दिया। और साथ ही साथ में बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम पड़ा होगा उसको बाहर निकाल लिया, ठीक है, उसको भी कट लगा दिया। इन दोनों को लाइगेज की मदद से चिपका दिया। ये रेड वाला जो है ना, ये हमारा डीएनए है, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ ये डिवाइड करें। हमारा सेल फॉर एग्जांपल डिवाइड करता है आधे घंटे में, ये सेल करता है एक सेल छोड़ो, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म डिवाइड कर जाता है सिर्फ 20 मिनट में, ठीक। तो क्या होगा, एक सेल बना, एक बैक्टीरियल सेल के अंदर अपना क्रोमोसोम डाला, इसने 2 में डिवाइड कर दिया 20 मिनट के अंदर, इसने अपने आप को 2 में डिवाइड कर दिया और अगले 20 मिनट में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के प्रोसेस में इसको 20 मिनट लगा, तो यानी कि यहाँ तक से यहाँ तक के प्रोसेस में उसे और 20 मिनट लगा, यानी कि टोटल हो गया 40 मिनट। यहाँ तक उसे 40 मिनट्स लग गए, ठीक है। फिर इसने आगे फर्दर 2 में किया, इसने आगे फर्दर 2 में किया, इसने आगे फर्दर 2 में किया, तो यहाँ से यहाँ तक के प्रोसेस को हमें फिर 20 मिनट लग गए। 20 मिनट लग गए तो यानी कि यहाँ कितना हो गया, 60 हो गया, 60 मिनट्स हो गया। मतलब अगर 1 घंटे के अंदर आप 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 बना रहे हो, यानी कि 1 से 8 टाइम्स अगर बन रहा है तो वो कितने मिनट में बन रहा है, 1 घंटे के अंदर बन रहा है, ठीक है। आप इसमें परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन सब कुछ लगाओ और ये सोचो कि अगर 1 घंटे के अंदर 8 टाइम्स हमें कोई चीज़ मिल रही है, तो जब मैं रात को सो करके सुबह उठूंगी तो मेरे पास ये कितना प्रोडक्शन हो चुका होगा इसका। रात को छोड़कर चले जाओ अपने अपने घर, ऑफिस से,
अगले दिन सुबह और सारे वर्कर्स को बोलो, मतलब जितने भी हमारे पास में काम कर रहे हैं बंदे, मैन पावर जितनी भी है, सबको बोलो भाई चलो इसको निकालना शुरू करो। 4 दिन लग जाएंगे, इसकी प्रोडक्शन नहीं खत्म होगी। और क्या इसको आपने एक्स्ट्रा कुछ दिया? नहीं, बैक्टीरिया तो कहीं भी इजीली ग्रो हो जाता है। आपने सिर्फ वो पेट्री प्लेट्स और वो उसको मीडियम खाना वाना थोड़ा सा सप्लाई किया, और इसका खाना बहुत सस्ता होता है तो कोई बहुत महंगा नहीं पड़ा। तो इसीलिए हम लोग इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं सो दैट कि प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। जैसे दवाइयाँ कोई बनानी है या हमको हेयर डाइज बनानी है, उसके अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं। आई के लेंसेज को बनाना है, आई के किसी डिफेक्ट्स को चेक करना है, तो इस तरीके की ट्रीटमेंट का हम लोग, मतलब इस तरीके की टेक्नोलॉजी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। पर ये कोई भी नहीं कर सकता, मतलब ऐसा नहीं है कि आज मन किया चलो मैं बैठ जाती हूँ ये पूरी टेक्नोलॉजी को मैं कर लूँगी, नहीं। इसके लिए नॉलेज होना, मैन पावर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक। और बैक्टीरिया से आप डील कर रहे हो तो आपको अपनी प्रिकॉशन रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डन, आगे चलें। अब बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस क्या हैं? बायोटेक्नोलॉजी बहुत वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस में काम करती है, जैसे वैक्सीन्स का बनना, मेडिसिन्स का बनना, डिटेक्शंस करना, ट्रीटमेंट्स करना, ये तो हो गया सारा बायोलॉजिकल। और बताओ और किसके लिए कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी? यील्ड का बढ़ना, किसी की भी पैदावार को बढ़ाना, ठीक है। फूड को कन्वर्ट करना मेडिसिन के अंदर, प्रोडक्शन इंक्रीज कर देना, और सबसे बड़ी बात नौकरियां देना, बहुत काम करता है बायोटेक्नोलॉजी। एक टाइम में कोई जानता ही नहीं था कि बायोटेक्नोलॉजी जैसी कोई चीज़ भी होती है, और आज देखो बायोटेक्नोलॉजी की इतनी वाइड अप्रोच है, यानी कि जान पहचान है कि भैया हर किसी को बायोटेक्नोलॉजी करना है। पहले सब लोग सिर्फ 3 ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग जानते थे, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, है ना। अब बायोटेक्नोलॉजी भी इज़ वन ऑफ देम जिसमें लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं। क्यों इंजीनियरिंग? क्योंकि सारा वही काम होता है, चाहे करते हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे हैं, बट काम सारा वही है, कट करना, उसको बनाना, उसको फॉर्म करना। तो हाँ, इसके लिए हमको बायोलॉजिकल नॉलेज भी होना चाहिए। हम सिर्फ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम टेक्नोलॉजिकली रिच हैं, हमको दोनों होना चाहिए, ठीक है। तो इट्स अनदर ब्रांच ऑफ बीटेक, ठीक। इसीलिए इसकी इतनी एप्लीकेशंस की वजह से, और ये ना अपकमिंग है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये रुकेगा, ये अपकमिंग है, ये बढ़ेगा। कोई भी वैक्सीन बनानी है, जैसे कुछ भी करना है, तो हम लोग इसी के थ्रू करते हैं, ठीक है जी। डन, आगे चलें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, एक एक करके सारी एप्लीकेशन देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर के अंदर ये कैसे रिच होती है? एग्रीकल्चर के अंदर हम इसकी यील्ड को बढ़ाते हैं। यील्ड को कैसे बढ़ाते हैं? यानी कि पैदावार को कैसे बढ़ाते हैं? यील्ड को बढ़ाना यानी कि किसी भी क्रॉप की पैदावार को बढ़ाना। इसके अंदर हम क्या करते हैं, ऐसे सीड्स को डालते हैं, या आपने हाइड्रोपोनिक्स भी सुना होगा शायद। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है बेटा? हाइड्रोपोनिक्स होता है कि हम लोग एक फ्लास्क लें, उस फ्लास्क के अंदर बहुत सारा पानी डालें, उसके अंदर हम लोग सुक्रोज डालें, कार्बोहाइड्रेट डाल दें, ग्लूकोज डाल दें, स्टार्च डाल दें, डाल दिया। अब यहाँ पे प्लांट्स को उगा दिया पानी के अंदर, फ्लोटिंग प्लांट्स। जब ये उग गए तो इसको हम लोग फील्ड्स पे ले गए। इससे क्या फ़ायदा हुआ भाई? इससे ये फ़ायदा हुआ कि अगर सोचो मैं सीधा सब चीज़ों को फील्ड पे लगा दूँ, अगर मैं सीधा हर चीज़ को फील्ड पे ही लगा दूँ तो क्या होगा? सीधा सब चीज़ फील्ड पे लगाने की वजह से जितनी भी क्रॉप्स होंगी, जितनी भी फसलें होंगी, हो सकता है इसमें से कुछ खराब हो सकता है इसमें से कुछ सही हो। तो अगर इसमें से कुछ खराब है या कुछ खराब है, तो जब जैसे मैं फील्ड पे लगाऊंगी वो चीज़ तो क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। फील्ड पे लगाने की वजह से वो चीज़ तो गई, और टाइम वेस्ट हुआ, मैन पावर वेस्ट हुआ, पैसा खराब हुआ। अब जो चीज़ सही है सिर्फ उसी को लगाएंगे, तो टाइम बचा, पैसा बचा, मैन पावर बची, सबसे बड़ी बात, ठीक है जी। आगे चले, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं।
बीटी कॉटन, ये तो भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट था बीटी कॉटन का। इसके बाद तो बहुत सारे बीटी बीटी आने लग गए। हुआ क्या, देखो बीटी कॉटन ऐसी नजर आती है। हुआ क्या, हमारे पास में इस तरीके के बॉल वॉर्म और कॉटन वॉर्म की स्पीशीज थी जो कॉटन पे उगती थी। ठीक है, इस तरीके के कुछ कीड़े थे जो कॉटन पर उगते थे। ये क्या करते थे, कॉटन को खा जाते थे। इनका काम क्या था, ये कॉटन को खा जाते थे। कॉटन को खाने के बाद हमारी फसल तो गई, पैदावार तो गई, यील्ड तो खराब हो गई। अब क्या करें, अब उसने बोला कि ठीक है भाई पैदावार तो खराब हो गई, अब तो हम क्या ही कर सकते हैं, चलो दोबारा फसल लगाएं, पैसा वेस्ट हो गया। तो क्या देखा, यहाँ पर ना एक बैक्टीरिया था, यहाँ एक ऐसा बैक्टीरिया था जो इसके ऊपर, इस प्लांट के ऊपर, कॉटन के प्लांट के ऊपर ग्रो कर रहा था। जब ये राउंड वॉर्म और बॉल वॉर्म, कॉटन वॉर्म या राउंड वॉर्म, ये आए उसको खाने के लिए, तो उन्होंने जैसे बैक्टीरिया को खाया ये कीड़े मर गए। भाई ऐसा क्या है, ऐसा क्या है इसके अंदर जिसके कारणवश कीड़े मर जाते हैं। उसने बोला कि यार इसके अंदर ना एक जीन है जिसका नाम है Cry1 AC, Cry2 AC, Cry1 AB, ये जीन है। जैसे ही बैक्टीरिया, जैसे ही ये कीड़ा इस बैक्टीरिया को खाता है तो ये जीन एक्टिवेट हो जाता है। इस जीन के एक्टिवेट होते ही उसके अंदर, गले के अंदर जाकर वो इरिटेशन कॉज कर देता है और ये कीड़े मर जाते हैं। कितना सही है ना, अपने आप ही मर जाएंगे। धीरे 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 इन कीड़ों ने क्या किया, उस क्रॉप के पास आना बंद कर दिया, पैदावार बढ़ गई। इस बैक्टीरिया का नाम क्या है, इस बैक्टीरिया का नाम है बेटा बैसिलस thuringiensis। बैसिलस thuringiensis, क्या नाम है, बैसिलस thuringiensis। BT साइंटिफिक नेम है, इसलिए देखो मैंने बी कैपिटल लिखा, टी स्मॉल लिखा, दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन रखा। ठीक है, बी और टी, इसलिए इसको बीटी कॉटन बोलते हैं। इस जीन को इसके अंदर से निकाला और निकालने के बाद क्या किया, निकालने के बाद इन्होंने अपनी क्रॉप में उसको लगा दिया। जब उन्होंने अपनी क्रॉप में उसको लगाया तो इस तरीके की क्रॉप आने लगी और वेस्टेज बहुत कम हो गया। इसको बोलते हैं बीटी कॉटन। इसके बाद पता है लोगों ने बीटी ब्रिंजल भी बनाना शुरू कर दिया। देखो ये है बैसिलस thuringiensis, ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, इसके बाद ना इस बीटी का इस्तेमाल लोगों ने बहुत सारी चीजों में किया। मतलब इस बैसिलस thuringiensis को इन्होंने ब्रिंजल में भी डाला, बैंगन में भी डाला और इससे बन गया बीटी ब्रिंजल। पर एक चीज बताओ, अगर बीटी ब्रिंजल बन गया या इस तरीके की कोई भी चीज हो गई, तो एक चीज बताओ, अगर वो बैक्टीरिया कीड़ों को मार रहा है तो वो बैक्टीरिया हमें भी हार्म करेगा। हो सकता है हमें मार ना पाए, बट 1% 2%, इनको 100% कर रहा है, हमें 5 कर रहा है, पॉसिबल ना। अगर सोचो हमको 5% ये हार्म कर रहा है, 5% ये नुकसान दे रहा है, तो 5 5 5 5 5 करते हुए फाइनली किसी ना किसी दिन तो ये हमें भी मारेगा। कभी इसका परसेंटेज ज्यादा हो जाएगा हमारी बॉडी में, रुक रुक के, तो क्या होगा, हम भी मरेंगे। है ना, अगर हम लोग मर रहे हैं या हमारी डेथ हो जाएगी, ह्यूमन बेनिफिट तो हुआ ही नहीं, और ह्यूमन तो कोई काम ही नहीं करता बिना अपने बेनिफिट के। तो इसने बोला नहीं भाई ये तो नहीं चल पाएगा, तो क्या चलाएं, कैसे चलाएं। उन्होंने बोला चलो बीटी ब्रिंजल को तो बैन कर दो, कॉटन तो आपने खाना नहीं है ना, तो आप लोग इजीली उसको अप्लाई कर सकते हो। तो बीटी ब्रिंजल लेटली बैन हो गई, बीटी किसी भी खाने के प्रोडक्ट्स में डलना बंद हो गया। ठीक है जी, बाहर आ गया। इस तरीके से ये जो बैक्टीरिया था वो इस तरीके से क्या कर रहा था, ग्रो कर रहा था। देखो
बैसिलस थ्यूनिनजेनेसिस था, जैसे ही उसको खाते थे उसको मार देता था, इससे बीटी निकाला, बीटी जीन को इनकॉर्पोरेट कर दिया किसमें, प्लांट में, ये कीड़ा उसे खाने के लिए आया और फाइनली मर गया। धीरे 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 क्या हुआ, धीरे 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 इस तरीके की क्रॉप्स को हम लोग कॉटन में यूज करने लगे, बट ब्रिंजल या किसी भी खाने की चीज में इसको बैन किया हुआ है। ठीक है, ये फ्लेवर सेवर टोमेटो जो मैं आपको पहले बता रही थी, ये भी इसकी एक एप्लीकेशन है, मतलब हम इससे हाइब्रिड वैरायटी भी बना सकते हैं, हम लोग क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, हम क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। ये भी इसकी एक एप्लीकेशन है जो मैं आपको ऊपर नहीं बता रही थी, ये सब फर्स्ट हाइब्रिड बनाया था, दैट इज फ्लेवर सेवर टोमेटो। ठीक है जी, चलो आगे। गोल्डन राइस, भाई ये भी बड़ी अच्छी चीज है। देखो राइस के अंदर क्या हो रहा था, राइस के अंदर राइस की एक ऐसी वैरायटी बन रही थी जिसके अंदर विटामिन थे ही नहीं, तो क्या किया गया, गोल्डन राइस बनाया गया। गोल्डन राइस में क्या किया गया, विटामिन ए को एनरिच किया गया, विटामिन ए को डाला गया, इसका कलर थोड़ा सा गोल्डन गोल्डन हो गया, बट दैट राइस इज रिच इन विटामिन है। हमारे एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन डाला गया, तो गोल्डन राइस में विटामिन ए डाला गया। अब बोला जाता है विटामिन ए का केमिकल नेम बता दो, क्या होता है जी, तो विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। अगर रेटिनॉल होता है यानी कि रेटिना यानी कि आइस, तो ये दो, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ये दो बीमारी कॉज करती है, डेफिशिएंसी से, डेफिशिएंसी से ये दो बीमारी कॉज करती है। पहला नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, और जीरो ऑप्थेल्मिया यानी कि एक्यूट कह रही हूँ, कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो जाता है, धीरे 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 कंप्लीट इससे ब्लाइंडनेस हो जाता है। ठीक है जी, आगे चले। अब बायोटेक्नोलॉजी का मेडिकल साइंसेज में क्या यूज होता है, मैं तो आपको बता ही रही हूँ, मेडिसिन बनती हैं, वैक्सीन्स बनता है, इन सब चीज़ों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले की गई थी जीन थेरेपी। जीन थेरेपी एक ऐसी थेरेपी थी जिसके अंदर किसी भी तरीके की मेडिसिन नहीं बनाई गई थी, इट्स अ टेक्निक, इट्स अ टेक्निक, इसमें एक टेक्निक लगी थी, नो मेडिसिन नो वैक्सीन। इसमें कोई मेडिसिन डिजाइन नहीं की गई थी, इसमें कोई वैक्सीन डिजाइन नहीं की गई थी, इसमें कोई वैक्सीन नहीं बनाया, इसमें कोई मेडिसिन नहीं बनाया, इसके अंदर सिर्फ टेक्निक बनाई थी। ठीक है जी। 1990 में इस लड़की को एक प्रॉब्लम हो गई, 1990 में इस लड़की को एक प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, इस लड़की का नाम था अशांति डिसिल्वा। इसको क्या प्रॉब्लम हुई, इसको एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई, एडीए की डेफिशिएंसी हो गई। ठीक है, इसकी वजह से इसको एनीवेज इसने मर जाना था। ठीक है, ये थोड़े समय के अंदर इसकी डेथ हो जाती है। दो साइंटिस्ट आए इनके पास, आकर के बोलते हैं कि 4 ईयर ओल्ड गर्ल है। ठीक है, आकर के बोलते हैं कि देखो हमने ना एक टेक्निक की डिस्कवरी करी है, पर अभी तक हम इसको ह्यूमन ट्रायल्स पे नहीं ले जा पाए हैं, हमने अभी तक इसके ह्यूमन ट्रायल्स नहीं किए हैं, तो क्या हम आपकी बेटी को ट्रीट करने की कोशिश करें। तो इसके पेरेंट्स बोलते हैं भाई बिल्कुल करो, क्योंकि हो सकता है, पॉसिबल है कि ये पॉसिबली ये हमारे पास कभी भी वापस ना आ पाए। उन्होंने बोला देखो हो सकता है ये ट्रीटमेंट ठीक ना हो, तो उसके पेरेंट्स ने बोला यार इवेंचुअली तो डेथ है ही ना, मरना तो इसने वैसे भी है ना, तो क्यों ना ट्राई करके मरे। तो इन्होंने क्या किया, एक डीएनए लिया, उसके डीएनए से एडीए की जीन को बाहर निकाल दिया, एडीए की जीन को बाहर निकाला, एक गन जैसा एक स्ट्रक्चर लिया। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारा गोल्ड फॉइल लिया, इसके ऊपर कोट कर दिया एडीए और इस लड़की को बम्बार्ड करा दिया। एक एडीए इस लड़की के न्यूक्लियस में जाके घुस गया। जब न्यूक्लियस में घुसा तो न्यूक्लियस क्या करता है, सेल डिवाइड करता है। इसके अंदर हमारे पास एडीए आ गया, अब इसने डिवाइड किया 2 में, इसमें भी अपने आप एडीए आ गया, ये फर्दर डिवाइड किया, ये फर्दर डिवाइड किया, एंड सो ऑन, डिवीजन चलता गया चलता गया चलता गया, अपने आप एडीए आ गया, हमें कुछ करना पड़ा नहीं। हो सकता है इसके पास पहले 400 सेल्स हो, 400 सेल्स में से सिर्फ 20 सेल्स के पास एडीए आया हो, कोई बात नहीं, 20 सेल ने धीरे 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 डिवाइड करना शुरू किया एडीए को।
और ये जो बाकी के सेल्स थे वो धीरे 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 मरने लगे एंड फाइनली इवेंचुअली जो सेल्स थे वो सारे के सारे एडीए वाले सेल्स बन गए। धीरे 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 एडीए वाले सारे सेल्स बन गए। तो इसको इन्होंने इस तरीके से ठीक कर लिया। दिस इज कॉल्ड एज जीन थेरेपी। साइंटिस्ट के नाम नहीं आएंगे बच्चा इसमें, सिर्फ ये याद रखना 1990 में किया गया था और 4 साल की लड़की पे किया गया था। ये कहाँ किया गया था? ये किया गया था बच्चा NIH यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में, सितंबर में किया गया था। किसके डायरेक्शंस के थ्रू? विलियम फ्रेंच एंडरसन की जो डायरेक्शंस थी, मतलब इन्होंने करवाया था। चलो फिर दूसरी प्रॉब्लम आ गई हमारे पास जिसका नाम था डायबिटीज। भैया एक दिक्कत जाती नहीं है, दूसरी आ जाती है। डायबिटीज नाम की प्रॉब्लम थी। 2 साइंटिस्ट थे, ऑस्कर मिनोस्की, जोसेफ वॉन। इन्होंने देखा कि भैया पैनक्रियास जो है ना, इंसुलिन नाम का केमिकल रिलीज नहीं कर रहे। होता क्या है बेटा, जब आप लोग शुगर खाते हैं ना, तो वो शुगर आपके पैनक्रियास इंसुलिन की मदद से उसको कन्वर्ट करके आपकी बॉडी के अंदर लिवर में जाकर स्टोर कर देते हैं कि कल अगर इसे जरूरत पड़ेगी कल देना, ब्लड में ज्यादा नहीं रखना। ठीक है, अब इंसुलिन निकल ही नहीं रहा तो ये कन्वर्जन हुआ नहीं, स्टोर हुआ नहीं, तो सारा ब्लड में रह गया। ब्लड में रह गया तो डायबिटीज हो गई। तो इन्होंने देखा कि भैया ऐसा हो रहा है, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने ना डॉग्स के पैनक्रियास को रिमूव किया। तब इन्हें पता लगा कि जो इंसुलिन है ना, ये जो केमिकल है ना, ये कौन दे रहा है? बेसिकली ये दे रहा है हमारा पैनक्रियास। 1921 में एक फ्रेंच साइंटिस्ट था जिसका नाम था फ्रेडरिक बेंटिंग या चार्ल्स बेस्ट। इन दोनों ने मिलकर क्या करा, इंसुलिन को आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करने की कोशिश की, पर एक फेलियर हुआ। क्यों फेलियर हुआ? कि हमारा जो इंसुलिन है ना बच्चा, ऐसा बनता है A, C एंड B। A और सॉरी उल्टा लिख दिया, A, B और C। ठीक है, A और C के बीच में ना डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बने, 2 सल्फर के बॉन्ड्स बने। पर हमको ये जो बीच वाली चेन है ना, ये नहीं चाहिए थी, वो इस चेन को रिमूव नहीं कर पाए। ये प्रो इंसुलिन होता है और हमारा जो अपना इंसुलिन होता है वो ये होता है। ये हमारी बॉडी खुद बनाती है, ये आर्टिफिशियल तो बना पाए, पर जो प्रो इंसुलिन के बीच की चेन है ना, उसको अलग ही नहीं कर पा रहे थे। ये एक बहुत बड़ा डिबेट का मुद्दा था और ये नहीं कर पाए थे। फिर 1922 में इन्होंने क्या करा, टोरंटो के एक हॉस्पिटल के अंदर पहले पर्सन को इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया। ये इंसुलिन ये लाए कहाँ से? पहली बार जो इंसुलिन का इंजेक्शन लगा था वो 1922 में लगा था। कहाँ पर? 14 साल के एक बंदे को टोरंटो में। अब होता क्या था, जब किसी को डायबिटीज हो जाती थी ना, तो डायबिटीज के कारणवश, डायबिटीज अगर किसी को हो रही थी ना, तो डायबिटीज से ये लोग क्या करते थे, खाना पीना उसका बंद कर देते। ठीक है, अब खाना पीना बंद कर दिया, ठीक है भाई, आपने तो खाना पीना बंद कर दिया, बट मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं देंगे जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, कुछ भी ऐसा नहीं देंगे, पूरी तरह बंद कर देंगे। ठीक है भाई, कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो इन्होंने क्या करा, पिग्स को काटा, पिग्स के पैनक्रिया से इंसुलिन लेना शुरू किया। जब इन्होंने पिग्स के पैनक्रिया से इंसुलिन लेना शुरू किया तो देखा जिन इंसानों में ये लगा रहे हैं ना, वो लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। कई लोगों की डेथ हो जाती है। क्यों डेथ हो जा रही है? भैया एलर्जी हो गई, पिग्स के इंजेक्शंस बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। और सोचो कॉस्ट कितना एफिशिएंट हो गया होगा। एक पिग को मार कर उसके पैनक्रिया से इंसुलिन ले रहे हैं और वो लगा रहे हैं लोगों को। कॉस्ट देख रहे हो? एथिकल इश्यूज सोचो। जो लोग नहीं मारते हैं, नहीं काटते हैं पॉक्स को, वो लोग सोचो, वो लोग तो लड़ाई करने लग जाएंगे कि भैया सुअर की चर्बी आप लगा रहे हो या सुअर को मार के कर रहे हो। तो इस तरीके की प्रॉब्लम हुई। फिर एक कंपनी आई जिसका नाम था एली लिली। इसका कंपनी का नाम था एली लिली। इसने बायोटेक्नोलॉजी के तरीके से इंसुलिन का प्रोडक्शन शुरू किया। आज हमारे देश में इंसुलिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, बहुत भरपूर मात्रा में पाया जाता है। चलो आगे, नेक्स्ट बात ये होता है बच्चा इंसुलिन, जो मैं बता रही थी। एनवायरनमेंट में कैसे काम करता है? सबसे पहले होता है बायोरिमेडिएशन। बायोरिमेडिएशन का मतलब होता है बच्चा एनवायरनमेंट की रिकवरी करना। जैसे आज की डेट में अभी लोग क्या कर रहे हैं, प्लास्टिक पेपर्स को कन्वर्ट कर रहे हैं यूजफुल बैग्स के अंदर। तो ये सारी चीज़ें बायोरिमेडिएशन, माइक्रोब्स को ऑर्गेनिकली सब चीज़ों का इस्तेमाल करते जाना। एक जापानीज शिप है जिसका नाम है वैशिको। ये ना एक स्टक हो गई थी, मतलब ये आ रही थी तेल लेकर, गिर गई।
सारा तेल ही तेल, तेल ही तेल फैल गया। अब तेल अगर समुद्र में फैलेगा तो एक्वेटिक लाइफ नष्ट हो जाएगी ना, तो एक्वेटिक लाइफ नष्ट हो गई। एक व्यक्ति आए जिनका नाम था आनंद मोहन चक्रवर्ती। ये क्या कर रहे थे, इस बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे। इन्होंने इस बैक्टीरिया को लिया, इस बैक्टीरिया को बाहर निकाला, इसके डीएनए में थोड़ा सा ऑल्टरेशन किया और इसको क्या करा इन्होंने, इसका नाम है स्यूडोमोनास पेट्यूडिया। इन्होंने क्या किया, इसको समुद्र में डाल दिया। अब ये बैक्टीरिया क्या कर रहा है, ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया सारा ऑयल स्पिल्स क्या कर रहा है, खा जा रहा है। ये क्या कर रहा है, बेसिकली सारा का सारा जो ऑयल है उसको खा जाता है। ठीक है, समझ में आई यहाँ पे बात, यहाँ तक बात। तो ये होते हैं बेटा हमारे पास में सारे के सारे बायोटेक्नोलॉजी के यूजेस। ठीक, फिलहाल मैं इस क्लास को ख़त्म करूँगी इसी टॉपिक पे। इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि ये कैसे काम करता है, कहाँ काम करता है। तो फिलहाल मैं इस क्लास को ख़त्म करती हूँ इसी टॉपिक पे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास न्यू टॉपिक के साथ, तभी तक के लिए टाटा बाय बाय।